अस्सलाम वालेकुम। अ, इस वक्त जो है वो मैं रिकॉर्डिंग जो है वो कर रहा हूँ। और ये रिकॉर्डिंग बेसिकली जो आज का पेपर था, सेकंड मंथली टेस्ट फर्स्ट टर्म फिज़िक्स का, वो हम यहाँ देख रहे हैं। इसके अंदर क्वेश्चंस जो हैं वो एक एक करके मैं डिस्कस करूँगा, तो आप लोग ऑप्शंस इसका मार्क कीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि देयर इज़ अ स्ट्रिंग विच आर स्ट्रेच्ड बाय द टू ऑपोजिट फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन, देन फाइंड द टेंशन इन अ स्ट्रिंग। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली कॉन्सेप्चुअल है, और कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जानते हैं टेंशन जो है किसी भी स्ट्रिंग में किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप हैंग कर देते हैं और इसका वेट डाउनवर्ड 10 न्यूटन है, तो जितना इसका वेट होता है ऑब्जेक्ट 10 न्यूटन का, उतना ही ऑपोजिट टेंशन 10 न्यूटन इसमें बिल्डअप होता है। अगर मैं इसको वेट हैंग करूं, वेट हैंग करेंगे यानी कि जितना वेट हैंग किया जाएगा टेंशन भी उतना ही स्ट्रिंग में आएगा। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग के अंदर अगर मैं डिफरेंट पॉइंट्स ले लूँ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर टेंशन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ कितने न्यूटन होगा? 10 ही न्यूटन रहेगा, क्योंकि तमाम जगह कांस्टेंट होता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे ये जो सपोर्ट है जिसके साथ इसको अटैच किया गया है। अब इस सपोर्ट के अंदर ये जो सपोर्ट हम मार्क कर रहे हैं जिसके साथ रस्सी को अटैच किया गया है, ये सपोर्ट बेसिकली ऑपोजिट फोर्स अप्लाई कर रही होती है। मसलन टेंशन अगर 10 न्यूटन है तो सपोर्ट रिलेटिवली कितने न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगी? 10 न्यूटन। क्योंकि इस 10 न्यूटन को यहाँ पे होल्ड करने के लिए सपोर्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में कितनी फोर्स अप्लाई करेगी? 10 न्यूटन। इसका मतलब क्या हो गया कि ये सपोर्ट जो कि आपको बज़ाहिर देखने में जिससे इसको हैंग किया गया है वो कोई फोर्स लगाती हुई नहीं फील होती, कि ये कोई भी फोर्स नहीं लगा रही, कि मैं फोर्स को जीरो कंसिडर करता हूँ। लेकिन ये फोर्स जीरो नहीं होती, ये बेसिकली इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए इसके अगेंस्ट ऑपोजिट फोर्स जो होती है वो यहाँ पे क्या हो रही होती है? अप्लाई हो रही होती है, जो आपके पास सपोर्ट होती है। तभी ये होता है कि अगर सपोर्ट जो है वो थोड़ी सी हल्की हो तो वो टूट के नीचे गिर जाती है। तो इसका मतलब क्या है? सपोर्ट उस टेंशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर टेंशन, सपोज कि अगर मैं यहाँ पे टेंशन डाउनवर्ड्स ले लेता हूँ कि ये इस तरफ खींच रहा है वेट, तो टेंशन अपवर्ड है। इसी तरीके से अगर टेंशन इस तरफ है तो इसके अगेंस्ट एक फोर्स सपोर्ट के थ्रू अपवर्ड लग रही होगी, और वो अपवर्ड भी फोर्स कितनी होगी? 10 न्यूटन। और टेंशन इन स्ट्रिंग भी कितना है? 10 न्यूटन। तो ये बिल्कुल यही केस आ गया कि अगर एक स्ट्रिंग के ऊपर दो फोर्सेस वर्टिकल के बजाय एक स्ट्रिंग पे दो फोर्सेस हॉरिजॉन्टल अप्लाई हो रही हूँ, हॉरिजॉन्टल अप्लाई हो रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है? 10 न्यूटन इधर अप्लाई हो रही है, और ये भी कितने न्यूटन है? दूसरी वाली फोर्स भी 10 न्यूटन। तो मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग के हर पॉइंट के ऊपर फोर्स कितनी एग्जिस्ट करेगी? वही 10 न्यूटन एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब क्या है? इस वाले केस में भी स्ट्रिंग के हर पॉइंट के ऊपर फोर्स जो होगी उसका सम अप कितना होगा? 10 न्यूटन। अब इसका एक रीजन और भी समझिए क्यों 10 न्यूटन है। वो इस वजह से है कि अगर मैं इसको सम ऑफ द फोर्सेस जीरो कहता हूँ, 0 न्यूटन, तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग जो रस्सा है वो बिल्कुल टेंशन लेस हो जाना चाहिए। जबकि आप ये जानते हैं कि अगर मैं 10 न्यूटन इधर लगा रहा हूँ, 10 न्यूटन, तो ये टेंशन लेस कभी भी नहीं होगा, बल्कि ये स्ट्रेच होके रस्सा खींचेगा, और हर इंस्टेंट के ऊपर जो फोर्स होगी वो वही सेम मैग्नीट्यूड और अमाउंट ऑफ फोर्स 10 न्यूटन निकलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर जो होगा वो होगा 10 न्यूटन। लेकिन ये प्योरली चूंकि टेंशन का कॉन्सेप्ट है, लिहाजा इसके मार्क्स जो है ना वो हम काउंट नहीं करेंगे, तो आप लोग इसके लिए टेंशन ना लीजिएगा। अच्छा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर द एग्जांपल्स ऑफ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एक्सेप्ट हाउस डोर। दरवाजा जब आप खोलते हैं ये टर्निंग इफेक्ट आ जाता है। स्टीयरिंग व्हील जो होता है वो भी गोल घूमता है, टर्निंग इफेक्ट। बोतल बॉटल ओपनर भी टर्निंग इफेक्ट। स्ट्रेच्ड स्प्रिंग जो होगा वो आपके पास क्या होगा? डी ऑप्शन। तो इसका मतलब एक्सेप्ट लिखना है, तो इसका आंसर डी होगा। व्हाट विल बी द करेक्ट पोजीशन? सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा सेंटर्ड पॉइंट होता है, तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? बी होगा। सी डी नहीं हो सकता, ना ही ए हो सकता। अच्छा, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट एक्स है, एक वाई है। तो हमने क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखा हुआ था कि हाउ डज एक्स एंड वाई, दे हैव द सेम मास एंड द सेम डेंसिटी, दे हैव द सेम मास एंड सेम वेट। सेम मास और सेम वेट होने चाहिए अगर इसको सेंटर पॉइंट पे या इक्वी डिस्टेंस के ऊपर अगर बैलेंस किया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। अच्छा, a uniform horizontal beam pivoted at the right hand
यहाँ पे पिवट की गई है, 60 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो ये भी आपने देखा था कि 60 न्यूटन वर्टिकली अपवर्ड्स लग रही है। तो 60 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किस चीज से, 10 और प्लस 30 कितना हो जाएगा 40। ये इक्वल होगा किस चीज से, वेट ऑफ द बीम मल्टीप्लाई बाय 30। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 3 3 2 6, 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 न्यूटन आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो कितने न्यूटन होगा, 80 न्यूटन। अच्छा, इसमें तो 80 न्यूटन है ही नहीं, इसमें 90 न्यूटन दे रहा है, तो कहीं गलती कर गए हैं। ये 10 है और ये 30 और ये 60 है, तो 10 प्लस 30 40 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई बाय 60, और इस वेट का डिस्टेंस 4, तो 3 1 3 3 2 6 2 4 8, 80 न्यूटन आएगा। तो 80 न्यूटन के रिलेटिवली अगर क्लोजेस्ट देखा जाए तो आपके पास 90 आता है, तो इसको हम मार्क करेंगे 90। अगर वो नहीं आ रहा है तो 90 के कम से कम क्लोजेस्ट आप वैल्यू तो जरूर मार्क करें। द डायग्राम शोज द यूनिफॉर्म बैलेंस बीम pivoted about its center. What will be the value of the force P? अच्छा, अभी सेंटर में पिवट की गई है, यहाँ से यहाँ तक 6 न्यूटन है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, 5 न्यूटन ऊपर लग रही है, 3 नीचे, आपने पी बतानी। अब बताइए अपवर्ड जो टॉर्क आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 2 10, नीचे टॉर्क कितना आ रहा है, 6 3 18। अब ऊपर के टॉर्क को नीचे के टॉर्क से कैंसिल करें तो नीचे एडिशनल टॉर्क कितने आता है, 8 न्यूटन का। जिसका मतलब क्या है कि रॉड को नीचे कितने न्यूटन से लाया जा रहा है, 8 न्यूटन से। तो ये जो पी है ये भी कितने न्यूटन से वर्क करना चाहिए, 8 न्यूटन से। तो अब आप बताइए कि यहाँ का टॉर्क अगर 8 न्यूटन आ रहा है तो इज इक्वल्स टू इधर का टॉर्क 2 मल्टीप्लाई बाय पी भी कितना आना चाहिए, 8। तो 2 1 2 2 4 8, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4 न्यूटन आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये सिंपलेस्ट वे में मैंने सोल्यूशन कर दिया। इफ टू अनइक्वल लाइक पैरेलल फोर्सेस, अगर दो अनइक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, ठीक है, आर एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस। अनइक्वल है और अनलाइक है। देखिए लाइक पैरेलल फोर्सेस एक ही डायरेक्शन, अनलाइक का मतलब क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन। अनइक्वल का मतलब क्या है, एक के फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और दूसरे का मैग्नीट्यूड क्या है, रिलेटिवली कम है। ठीक है, यानी कि ये F1 है, ये F2 है। तो ये हो गई अनलाइक अनइक्वल पैरेलल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सेम लाइन, जबकि यहाँ पे एक डब्बा है, इस डब्बे के ऊपर सेम लाइन ऑफ एक्शन पे अप्लाई हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो बताइए जब ऐसे अप्लाई होंगी, यहाँ पे सपोज 2 न्यूटन लग रही है, यहाँ पे 10 न्यूटन लग रही है, तो 10 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 बचेगा। तो जो लार्जर फोर्स होगी उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो होगा वो एक्सेलरेट कर जाएगा। द ऑब्जेक्ट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर फोर्स। जाहिर बात है कि जो फोर्स लार्जर होगी उसकी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा या मूव करेगा। जो इन द डायरेक्शन ऑफ द स्मॉलर फोर्स विल रिमेन्स स्टेशनरी नहीं होगा, ऑब्जेक्ट विल मूव इन द डायरेक्शन रिजल्टेंट फोर्स। देखो ये ज्यादा बेहतर, ऑब्जेक्ट विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द, बताइए रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन लेफ्टवर्ड होगी तो वहां मूव करेगा। विच इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेज, ये ज्यादा बेस्ट है। तो ऑप्शन आंसर जो होगा वो सी ज्यादा बेहतर होगा। व्हाट इज द सेंटर ऑफ द मास ऑफ इर्रेगुलर शेप। रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट का तो हम नहीं बना लेते, जब इर्रेगुलर बाय फाइंडिंग द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी। अगर कोई इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है तो इसकी मैक्सिमम डेंसिटी का जो पॉइंट होगा वो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये किसी हद तक बेहतर हो सकता है। बाय टेकिंग एवरेज ऑफ ऑल पॉइंट्स नहीं, by using mathematical calculation based on its dimension, the experimental hit and trial error नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि जहां पर डेंसिटी जिधर डेंसिटी ज्यादा होगी वहां का मैस भी वहां पे कॉन्सेंट्रेट क्या होगा, मोर होगा। जहां पे मैस ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा तो पॉइंट भी आपके पास सेंटर ऑफ मैस भी उधर ही मौजूद होगा। बाय एक्सपेरिमेंट, अच्छा where is the center of mass located in यूनिफॉर्म रॉड का कहाँ होगा, एट एट सेंटर ऑफ द mass ऑफ द अर्थ नहीं, एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। आगे चलिए, इन द गिवन सिनेरियो W2 इज ग्रेटर देन, यहाँ कहीं पे W2 को हैंग किया गया, लेकिन W2 जो है वो क्या है, लार्जर है, W1 जो है वो रिलेटिवली क्या है, स्मॉलर है। शुड W2 सस्पेंडेड टू द मीटर
long rod to attached equilibrium when the rod is supported at the midpoint से support हो रही है, दोनों तरफ distance है at the midpoint of the rod। अब ये कह रहा है कि ये जो W2 हैंग किया गया है इसकी पोजीशन मुझे बताओ कि कहाँ हैंग किया जाए। अब ये मुझे बताइए कि W2 ज्यादा है तो दैट शुड बी क्लोजर टू द पिवट, पिवट से करीब होना चाहिए। जब पिवट से करीब होगा तो ये लेफ्ट साइड से क्या हो जाएगा, फार हो जाएगा, लेफ्ट साइड से फार होना चाहिए। अच्छा, एट द मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, यहीं पर तो नहीं लटका दिया जाएगा ना, मिड पॉइंट पे लटकाओगे तो बैलेंस हो ही नहीं सकेगा, तो ये गलत हो गया। क्लोजर टू द लेफ्ट एंड ऑफ द रॉड, रॉड के लेफ्ट एंड से क्लोज हो। अब बताइए लेफ्ट हैंड से क्लोज होने का मतलब क्या है कि ये तो इस तरफ आ जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये ऐसे गिर जाएगा। क्लोजर टू द राइट एंड ऑफ द रॉड, अब राइट साइड पर तो होगा लेकिन राइट एंड जो है उससे क्लोज होना ये भी गलत हो जाएगा। इट कैन नॉट अचीव इक्विलिब्रियम एट दिस कॉन्फ़िगरेशन, नहीं जी अचीव हो सकता है, क्लोजर टू द पिवट के ऊपर अचीव हो रहा है। तो ये पिवट वाला ऑप्शन चूंकि यहाँ पे मौजूद नहीं था, लिहाजा इस क्वेश्चन के भी आप लोग मार्क्स अटेन कर पाएंगे। इसका आंसर क्या ना होना चाहिए, क्लोजर टू द राइट एंड नहीं होना चाहिए, क्लोजर टू द पिवट। क्या होना चाहिए, पिवट, पिवट ऑफ द रॉड, क्लोजर टू द पिवट आप उसको प्लेस करेंगे, करीब होगा। इट शुड बी एट द राइट एंड ऑफ द रॉड एंड क्लोजर टू द पिवट। For which type of the equilibrium does an object return to its original position, small displacement के बाद वापस लौट आए तो स्टेबल कर। The plumber is trying to open a screw in the spanner applying the force of 50 Newton at the distance of इतने मीटर। तो 50 को मल्टीप्लाई कर दोगे 0.1 से तो कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन मीटर आ जाएगा, 5 यूनिट्स आंसर। In a children park, two children are sitting on a seesaw. Seesaw is not moving, then the net torque will be not moving का मतलब क्या है कि बैलेंस्ड हो गया है सीसॉ, बैलेंस्ड है, लेफ्ट और राइट टॉर्क इक्वल है। तो बताइए क्या देन द टॉर्क, नेट टॉर्क उस वक्त किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। चार फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, द सेम मैग्नीट्यूड है, F1 F2 F3 F4। इसमें से कौन सी फोर्स मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, जिसका मोमेंट आर्म ज्यादा होगा वो मैक्सिमम। अब ये बताइए इसका तो है ही नहीं बिल्कुल, मोमेंट आर्म 0 हो गया, इसका और इसका मोमेंट आर्म इक्वल है, इसका मैक्सिमम है, तो आंसर F4 होगा। तो F4 D के ऊपर है तो F4 आंसर। If a person is tightening a bolt by applying the force of 10 Newton, 0.8 मीटर at O, तो 10 न्यूटन और 0.8 मीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 10 से 80 होता है, तो 8 न्यूटन मीटर आंसर आ जाएगा। अगला देखिए भाई, a meter rod is pivoted at shown the figure in order to balance the rod, value of m should be, ये आपको मैथ कैलकुलेट करना है, तो यहाँ वाला मैथ कैलकुलेट करना है। बताइए ये मैथ मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल्स टू 40 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 ग्राम्स में मैथ आएगा, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 हो गया, ये 8 10 जा 80 ग्राम्स आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कितना लिखा होना चाहिए, 80 ग्राम्स। अब आप जानते हैं कि दैट इज फार अवे, दैट इज क्लोजर, तो अकॉर्डिंगली मैसेज वेरिएट करेंगे, तो आपके पास इसका आंसर 80 ग्राम्स होगा। 17 यहाँ पे देखिए, आफ्टर मोशन डिस्प्लेस हुआ है न्यू पोजीशन पे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम लोकेशन पर आए, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। The torque is measured the ability of the force causes an object to move to change its mass, change in mass तो हो ही नहीं सकता, fall, moving straight line, जो टर्निंग इफेक्ट होता है वो उसको रोटेट कराता है, गोल घुमा, तो इस तरीके से। स्टेट प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की स्टेटमेंट लिखनी है कि ऑब्जेक्ट सेट टू बी इन बैलेंस्ड state if leftward torque is equal to the rightward। ठीक है,
और आप सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल सेकंड कंडीशन, और ये भी लिख सकते हैं। व्हाट विल बी द वेट ऑफ द स्टूडेंट। अब बताइए इसके अंदर करा क्या जा रहा है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ये नजर भी आता रहे कैलकुलेशन। बताइए ये W1 है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे X है, तो X इस पोजीशन पे बैठा है, ये सेंटर्ड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक टोटल जो है वो कितना डिस्टेंस दिया जा रहा है 3 का। अब 50 न्यूटन जो है वो किसके ऊपर बैठा है 3 मीटर पे, जबकि इस तरफ क्या है W1 जो है वो बैठा है किसके ऊपर 2 मीटर डिस्टेंस पे। तो ये ऐसे ही हो जाएगा इज इक्वल्स टू W2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 जा 2 25 जा, ये 75 आंसर आ जाए, वेट जो होगा 75 न्यूटन आ जाए। while his friend is seated at position Y, सही है। तो what will be the weight of the student, तो ये कितने 75 न्यूटन वेट ऑफ द स्टूडेंट। अगला ये पहली वाली जो है ये कहलाएगी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों होगी, इसका पहला पॉइंट क्या होगा कि कांटेक्ट एरिया स्मॉल है, डज नॉट रिटर्न, वापस नहीं लौट क्योंकि जब गिर जाएगा तो, ठीक है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हायर, जबकि इसके लिए यही सेम केसेस लिखे जाएंगे रिवर्स में। क्यों रिवर्स में होंगे, क्योंकि ये कौन सा है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम। इन्हीं 3 पॉइंट्स को आप क्या कर देंगे डिफाइन कर देंगे। स्टेट 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, इसमें से फर्स्ट कंडीशन जो होती है वो क्या होता है कि सम ऑफ फोर्सेस इक्वल्स टू 0। इसको आप लिखेंगे ये कि लेफ्ट वर्ड इज इक्वल टू राइट वर्ड एंड अपवर्ड इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड इक्वल्स टू डाउनवर्ड्स। एक तो ये लिखेंगे, और सेकंड कंडीशन में ये क्या होगा लीनियर, और इसको रोटेशनल लिखेंगे, रोटेशन। सेकंड कंडीशन रोटेशन के लिए है, उसके लिए आप लिखेंगे टॉर्क, सम ऑफ टॉर्क इज इक्वल्स टू 0, यानी कि क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज। ये इस तरीके से, तो ये पेपर आपका ना ये पूरा कंप्लीट हो जाता है इसमें, ठीक है भाई। तो इसको बस यहीं पर